बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। FR2 लेक्चर नंबर 1 बेटा, FR2 लेक्चर नंबर 1, इंटेंजिबल एसेट्स। IS 38 इंटेंजिबल एसेट्स, बोले IS 38। बेटा ये कज़न है IS 16 का मेरे बच्चों। किसका कज़न है मेरे बच्चों? IS 16 का। कुछ याद ही करवा दो IS 16। इतना तो मुझे भी पता है मेरे बच्चों, इतना मुझे भी पता है मेरे प्यारे हो, मेरे लाल। अल्लाह पाक तुम्हें कामयाब करे। अगर तुम इतनी मासूमियत से चलोगे तो हो गया हमारा R2 माशाल्लाह। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब कोई कहेगा 11 आइटम्स को सर कलेक्टिवली प्रॉपर्टी प्लांट एंड, चलो वो 11 आइटम्स काउंट करवा दो, करवा दो, करवा दो, करवा दो। ये आवाज है, ये आवाज है, ये इनमें दमखम है। ये लेंगे कश्मीर, कंप्यूटर लेंगे, कश्मीर नहीं लेंगे। कश्मीर भी लोगे क्या? कश्मीर दोगे? नहीं, इंशाल्लाह लेंगे कश्मीर, अल्लाह ने चाहा। बेटा IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की पहली पॉइंट ये था कि वो क्या था? इनटेंजिबल, सॉरी टेंजिबल। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इंटेंजिबल। लिखें जी, इंटेंजिबल एसेट्स लिखें भाई। क्या? इंटेंजिबल एसेट्स। जी भाई, एसेट क्या होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स। शाबाश बिग शो, शाबाश बिग शो ही थे ना? हाँ ठीक है भाई। अब आ जाए। A resource controlled by the company as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the entity. पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कंट्रोल ऑफ एसेट। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कंट्रोल ऑफ एसेट। अंडरलाइन कर ले, नोट्स तो नहीं होंगे ठीक है, लेकिन हम आपको पिक्चर भी दे देंगे आज की। कल से आपने नोट्स लेकर आने हैं। अगर किसी के पास पुराना वॉल्यूम है तो ये चैप्टर चल जाएगा, लेकिन बस लेटेस्ट अटेम्प्ट्स उसमें शामिल नहीं होंगी। और दूसरा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ये थी एसेट की दो कैरेक्टरिस्टिक्स। पुरानी बातें, नई बात नहीं है। नई बात आती जाएगी, मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। हर स्टैंडर्ड का क्या होता था बेटा? स्कोप। व्हाट डू यू मीन बाय स्कोप? कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। MCQ आ सकता है, कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। इंटेंजिबल एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर इंटेंजिबल एसेट हमने खरीदा या बनाया बेचने के लिए तो वो कहाँ फॉल हो जाएगा? IS 2 में। वो IS 2 में फॉल हो जाएगा, IS 2 में फॉल हो जाएगा। फिर क्या पढ़ाऊंगा आपको? डेफर्ड टैक्स एसेट IS 12 आपके लिए नया है, पहले आपने नहीं पढ़ा हुआ। फिर क्या है? लीजेस ऑफ इंटेंजिबल एसेट, नया टॉपिक है, IFRS 16। फाइनेंशियल एसेट IS 32 और IFRS 10, IS 27, IS 28। इस सारे को कलेक्टिवली कहेंगे कंसोलिडेशन। क्या कहेंगे बेटा? कंसोलिडेशन। साइड पे लिखे नोट्स में। IS 32, IFRS 10, IS 27, IS 28, इसको कलेक्टिवली कहेंगे कंसोलिडेशन। जब लाहौर में शदीद धुंध पड़ रही होगी, एक एक घंटे में हम क्लास में, दो दो घंटे में क्लास में पहुंच रहे होंगे, उस वक्त कौन सा टॉपिक चल रहा होगा? कंसोलिडेशन। और 22 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से। अब या तो धुंध एंजॉय कर लीजिएगा या कंसोलिडेशन पढ़ लीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप मेरे आने से 5 मिनट पहले क्लास में हुआ करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। गुडविल अक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन IFRS 3, ये भी है बेटा कंसोलिडेशन। ये भी क्या है? कंसोलिडेशन।
एसेट्स अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर IFRS 15 हमारा लास्ट चैप्टर होगा, इसे रेवेन्यू कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? रेवेन्यू। अभी तक हमने क्या पढ़ा हुआ रेवेन्यू के लिए? कब रिकॉर्ड कर लो रेवेन्यू? जब गुड्स डिलीवर हो जाए। और परचेज कब रिकॉर्ड कर लो? जब गुड्स रिसीव हो जाए। काश जिंदगी इतनी आसान रहती, काश जिंदगी इतनी आसान रहती। लेकिन इंशाल्लाह R2 लगेगा आपको आसान, ये मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। आप कहेंगे सर R2 मुश्किल कब होगा? और इंशाल्लाह R2 मुश्किल नहीं होगा मेरे अल्लाह ने चाहा तो। इसके बाद वाले जो पैराग्राफ है अभी नहीं पढ़ूंगा, वक्त आने पे पढ़ूंगा, अभी नहीं पढ़ूंगा, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इसी चैप्टर में पढ़ूंगा लेकिन कुछ टाइम के बाद। तो इसका मतलब ये कब पढ़ेंगे? लेटर ऑन। आ जाए जी इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन पे। क्या कह रहा है? एन इंटेंजिबल एसेट इज एन आइडेंटिफिएबल, पहला पॉइंट आइडेंटिफिएबल, दूसरा नॉन मॉनिटरी एसेट, तीसरा विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। कितनी कैरेक्टरिस्टिक हो गई? 3। नंबर 1 आइडेंटिफिएबल, क्या? आइडेंटिफिएबल, क्या? आइडेंटिफिएबल। नंबर 2 नॉन मॉनिटरी, तीसरा अब अगर क्वेश्चन आ गया तो हमने देखना है कि यार क्या हम इसे PP में लेके जाएं या इंटेंजिबल IS 38 में लेके जाएं। 3 कैरेक्टरिस्टिक मेरे बच्चों अगर मीट करनी तो कहाँ लेके जाऊंगा? पहली कैरेक्टरिस्टिक, नंबर 2 और तीसरा। अब आ जाए IS 38 पैराग्राफ 11 एंड 12। जिंदगी आसान भी हुई और मुश्किल भी हुई। पिछली अटेम्प्ट से पहले ओपन बुक पेपर होता था, R1 का भी और R2 का भी। आसान भी थी जिंदगी, मुश्किल भी थी। आसान कैसे थी? अगर कहीं थ्योरी आती थी तो सहारा लेने के लिए स्टैंडर्ड्स ओपन कर सकते थे। अब आसानी क्या हुई? जो चीजें पहले वो स्ट्रेट अवे नहीं पूछता था एग्जामिनर, आपको स्ट्रेट अवे पूछ रहा है। ये बच्चे के लिए आसानी है कि अगर वो रिटेन करके चला गया तो बहुत मुश्किल थ्योरी स्टैंडर्ड में से अब वो नहीं पूछ रहा। क्यों नहीं पूछ रहा? क्योंकि ओपन बुक पेपर नहीं है। हर चीज का प्लस भी और हर चीज का माइनस भी है। जैसे सुबह की क्लास के फायदे भी और नुकसान भी है। नुकसान क्या? दुनिया सो रही होगी, हम सर्दियों में ब्लैंकेट से उठ के आ रहे होंगे, ये है मुश्किल। आसानी क्या है? दुनिया जब काम शुरू कर रही होगी माशाल्लाह हमारा सेशन एंड हो जाएगा, पूरा दिन हमारे पास होगा। और सुन्नत भी यही है कि जितनी जल्दी काम शुरू किया जाता है उतनी बरकत भी ज़्यादा होती है। पिछले 10-15 दिन से मैं लेट कॉलेज आ रहा था, यकीन करें उलझन ही रहती थी। आज सुबह निकलने लगा तो मैं अपनी मिसेस को और बेटी को कहता कि यार ये टाइम सही है, 6 बजे निकलो, ना बंदा ना बंदे की साथ, सुकून से निकल के आ जाओ। तो आपने यही आदत रखनी है, इसमें बड़ी बरकत है अल्लाह के फजल से। एन एसेट इज आइडेंटिफिएबल इफ इट ईदर पढ़ लें आइदर पढ़ लें। मतलब आइडेंटिफिएबल होगा अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी हो गई। इज सेपरेबल, कैन बी एक्सचेंज, रेंटेड, सोल्ड और ट्रांसफर्ड सेपरेटली। अगर कोई एसेट एक्सचेंज हो सकता है, नंबर 2 सेल हो सकता है, नंबर 3 किराए पर दिया जा सकता है, नंबर 4 ट्रांसफर हो सकता है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? ये आइडेंटिफिएबल है। कौन कह रहा है? ये अंसारी कह रहा है? कौन कह रहा है? स्टैंडर्ड कह रहा है। अब क्वेश्चन आ गया, अगर ये 4 कैरेक्टरिस्टिक मीट हो रही हैं, इनमें से कोई एक मीट हो रही तो हम कहेंगे ये आइडेंटिफिएबल है। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इन चारों में से कोई एक कंडीशन मीट हो रही है, ये इंटेंजिबल एसेट है। साइलेंट होने पर ये कंडीशन मीट हो रही है। आगे, अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्चुअल और अदर लीगल राइट्स, या कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपको मिला है या किसी लीगल राइट की वजह से मिला है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर दोज राइट्स आर ट्रांसफरेबल और चाहे वो ट्रांसफरेबल हो या ना हो, चाहे वो सेपरेबल हो या ना हो, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट से मिला या किसी लीगल राइट से मिला तो ये कौन सा एसेट होगा? आइडेंटिफिएबल। क्या होगा? एक बात याद रखना, R2 में अकाउंटिंग नहीं है।
पहला पेपर आपने अकाउंटिंग का पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसमें सिर्फ अकाउंटिंग थी। फिर हमने पढ़ा अल्लाह के फजल से R1, इसमें अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग दोनों थी। अब क्या पढ़ रहे हैं? R2, इसमें प्योर सिर्फ रिपोर्टिंग है। सारे स्टैंडर्ड्स हैं, सारे स्टैंडर्ड्स हैं। जबकि R1 में कुछ अकाउंटिंग भी थी, कुछ अकाउंटिंग भी थी, जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये किसी स्टैंडर्ड से बिलोंग नहीं करता था। एनपीओ का ISB ने कोई स्टैंडर्ड नहीं दिया हुआ, ICAP ने अपने तौर पे उसके रूल्स बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ सारे के सारे स्टैंडर्ड्स हैं। इसका मतलब आप रिपोर्टिंग में माशाल्लाह परफेक्ट होने जा रहे हैं अल्लाह के फजल से। क्या होने जा रहे हैं? अगर तुमने R2 इंसानों के बच्चों की तरह पढ़ लिया अल्लाह ने, और मैंने अल्लाह के फजल से इंसानों के बच्चों की तरह पढ़ा दिया, तो फिर CA फाइनल की रिपोर्टिंग आपके लिए मुश्किल नहीं। मैंने उन बच्चों को देखा है कैफ के, जो पहली अटैम्प्ट में निकल जाते हैं, उन्हें फाइनल मुश्किल नहीं लगता, अल्लाह के फजल से नहीं लगता। इन्हीं सब चीज़ों को मिलाएगा, साथ कंसोलिडेशन और थोड़ा बैंक और इंश्योरेंस ऐड करेगा, आपका CFAB बन जाएगा। तो ध्यान से पढ़ना है मेरे बच्चों। आइडेंटिफिएबल और दूसरा क्या है? नॉन मॉनिटरी एसेट। कौन सा एसेट? आए जी, नॉन मॉनिटरी एसेट। उससे पहले जरा इलस्ट्रेशन देखना है। अच्छा, ICAP की बुक का प्रिंट लेने की जरूरत नहीं है। ICAP की बुक की अल्लाह के फजल से एक एक बात हमारे जो बुक का वॉल्यूम होगा उसमें मौजूद होगी, तो दोबारा खर्चा ना कीजिएगा कि ICAP की बुक का भी प्रिंट ले रहे हो। हाँ, एंड में देख लीजिएगा कि कोई चीज़ रहती तो नहीं, इंशाल्लाह नहीं रहेगी, अल्लाह ने चाहा तो। क्या कह रहे हैं? एन एंटिटी इनकट 4 मिलियन ऑन अ मैसिव मार्केटिंग कैंपेन। क्या की है? कैंपेन की है, मार्केटिंग कैंपेन की है, टू प्रमोट अ न्यू प्रोडक्ट। कितने पैसे लगाए बेटा? 4 मिलियन लगाए हैं। द अकाउंटेंट विशेस टू कैपिटलाइज दीज कॉस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलाइजेशन? 11 में से मैंने कुछ नहीं खरीदा, ना लैंड खरीदी, ना बिल्डिंग, ना प्रीमिसेस, प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग, कंप्यूटर, व्हीकल नहीं खरीदा। मैंने तो पैसे कहाँ लगाए हैं? मार्केटिंग कैंपेन पे। कितने लगाए हैं? 4 मिलियन लगाए हैं। अकाउंटेंट क्या चाहता है, क्या कर दूं? व्हाट डू मीन बाय कैपिटलाइज? एसेट बना दो। द कॉस्ट ऑफ द एडवर्टाइजिंग कैंपेन इज नॉट सेपरेबल। क्या नहीं है? सेपरेबल। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द एंटिटी एंड सोल्ड। ना इसे एंटिटी से अलहदा करके बेचा जा सकता है, ना ट्रांसफर किया जा सकता है, ना इसको रेंट पे दिया जा सकता है, ना इसको एक्सचेंज किया जा सकता है। अब जब ये चारों काम नहीं किए जा सकते और इसका किसी लीगल इवेंट की वजह से अराइज होना भी नहीं बनता, तो फिर ये क्या नहीं है? ये आइडेंटिफिएबल नहीं है। और अगर ये आइडेंटिफिएबल नहीं है तो IAS 38 कहेगा कि तुम इसे कैपिटलाइज भी, क्योंकि कैपिटलाइज करने के लिए आइडेंटिफिएबल होना जरूरी है, दूसरा नॉन मॉनिटरी होना जरूरी है, तीसरा विदाउट फिजिकल। Furthermore, the advertising campaign does not arise from contractual or legal right. Thus, the cost of advertising campaign is not and must be entry बोले expense की, याद रहेगी बात। तो आइडेंटिफिएबल ढूंढने के लिए क्या है? सेपरेटली। अब सेपरेट किस से? बिजनेस से। सेपरेट किस से? बिजनेस से सेपरेट होकर, यानी अकेले उसे बेचा जा सकता है, अकेले उसे किराए पे दिया जा सकता है, अकेले उसे एक्सचेंज किया जा सकता है, अकेले उसे ट्रांसफर किया जा सकता है, या वो किसी कॉन्ट्रैक्ट और लीगल इवेंट की वजह से हमारे लिए बना हो, तो हम कहते हैं ये आइडेंटिफिएबल है, अदरवाइज ये आइडेंटिफिएबल नहीं है। आगे आ जाओ मेरे बच्चों। नॉन मॉनिटरी, ये बड़ा टेक्निकल एक पॉइंट है बेटा, और हमारे सब्जेक्ट में तोड़ तोड़ कर आएगा। क्या कहा? साइड पे लिखो। मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी एसेट हमारे बिजनेस में तोड़ तोड़ कर आएंगे। नॉन मॉनिटरी और मॉनिटरी एसेट्स हमारे बिजनेस में तोड़ तोड़ कर आएंगे बेटा। एक नसीहत मेरी याद रखिएगा, टाइम क्योंकि R2 में कम होगा इसलिए बात करने का टाइम नहीं मिला करेगा, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। कोशिश कीजिएगा जब सुबह को इंशाल्लाह हम क्लास के लिए आएँ, थोड़ी देर पहले उठकर अपनी फजर पढ़ के आएँ।
फजर के साथ आएंगे, अल्लाह की मदद साथ लेकर आएंगे। हम फजर के बगैर आएंगे तो आ तो जाएंगे, लेकिन अल्लाह की मदद को पीछे छोड़ आएंगे। तो अपनी नमाज की पाबंदी करनी है, अल्लाह मुझे अमल की तौफीक दे इंशाल्लाह। नॉन मॉनिटरी एसेट, क्या नॉन मॉनिटरी एसेट, पहले मॉनिटरी एसेट पे आ जाए। मॉनिटरी एसेट क्या होता है? कैश, बैंक, डेटर। आसान लफ्जों में याद रखो, वो एसेट जो एक डिफाइंड अमाउंट कैश में कन्वर्ट हो सके उसे मॉनिटरी एसेट कहते हैं। क्या कहा? वो एसेट, मेरी उसमें पानी की बोतल भी है भाई, इसे यहीं पे रहने दें। क्या कहा? वो एसेट जो डिफाइंड कैश अमाउंट में हमें रिसीव होगा उसे क्या कहेंगे? मॉनिटरी एसेट। बाकी तमाम एसेट। अब स्टैंडर्ड क्या करेगा बेटा? एक टर्म डिफाइन किया करेगा, दूसरे को ब्लैंक छोड़ देगा। तो जो स्टैंडर्ड डिफाइन करेगा हम उसे ले लेंगे और जिसे वो ब्लैंक छोड़ देगा उसे छोड़ देंगे। मॉनिटरी एसेट क्या होगा? मॉनिटरी एसेट्स आर मनी हेल्ड एंड एसेट्स टू बी रिसीव्ड इन फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल कैश, ट्रेड रिसीवेबल। इनटेंजिबल एसेट मस्ट बी या, यानी कैश, बैंक, डेटर वगैरह कभी इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट के लिए क्या होना जरूरी है? नॉन मॉनिटरी। और नॉन मॉनिटरी क्या होगा? जो डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ कैश में रिसीव ना हो, जिसका कैश में रिसीव होना अनसर्टन है, ज्यादा में भी हो सकता है और कम में भी हो सकता है। कैश तो कैश है, बैंक में जितना पैसा है उतना विड्रॉ कर सकते हैं, और डेटर को जितना बुक कर लिया, अगर बैड ना हुआ, अगर डिस्काउंट अलाउड ना दी, तो जितना बुक किया है रिसीव भी उतना होगा। तो जो मॉनिटरी एसेट नहीं है वो नॉन मॉनिटरी है। तो डिफाइन किसे किया? मॉनिटरी को। मॉनिटरी क्या होता है? जो डिफाइंड अमाउंट ऑफ कैश में कन्वर्ट हो सके। मेरे बच्चों यहां से एमसीक्यूज बनने, इसलिए ध्यान से स्टैंडर्ड सुनना। कैलकुलेशन में आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, आगे आ जाए। फिजिकल एंड नॉन फिजिकल। अब यहां पर अगर फिजिकल हो गया तो टेंजिबल बन गया। भाई फिजिकल हो गया तो जाओ इंट्रो में, एक दिन इंटेंजिबल का वर्ड आया था एक एमसीक्यू में, वहां मैंने आपको कहा था सिखाऊंगा R2 में, अभी सुन लो। और उस वक्त हमने कहा था इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट वो होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस। फिर हमने कहा कि पीपी में टेंजिबल होते हैं, वो अलग बात है कि डेप्रिशिएबल हो या नॉन डेप्रिशिएबल हो। ऐसी बेटा इंटेंजिबल में जब फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगी तो वो नॉन करंट होंगे। क्या होंगे? इनमें भी कुछ नॉन डेप्रिशिएबल होंगे और कुछ डेप्रिशिएबल। कुछ डेप्रिशिएबल होंगे, कुछ नॉन डेप्रिशिएबल होंगे। सम इंटेंजिबल एसेट्स में बी कंटेन्ड इन और ऑन अ फिजिकल सब्सटेंस सच एज कॉम्पैक्ट डिस्क। अब गौर से सुनना, आपने सीडी देखी होगी, ठीक है? अब सीडी की क्या है? फिजिकल एग्जिस्टेंस है, सॉफ्टवेयर उसके ऊपर इंस्टॉल हुआ हुआ है, लेकिन असल हकीकत उस डिस्क की नहीं है। असल हकीकत उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसकी है। अब बज़ाहिर नजर आ रहा है कि डिस्क है और डिस्क की क्या है? फिजिकल एग्जिस्टेंस है, लेकिन हम इसे सॉफ्टवेयर को कहां नहीं लेके जा सकते? IS 16 में नहीं लेके जा सकते। कहां लेके जाएंगे? IS 38 में। तो अगर कहीं आपको फिजिकल एग्जिस्टेंस नजर आए तो देखना है कि ऑथेंटिसिटी उस फिजिकल एग्जिस्टेंस की है या उसके अंदर छुपे हुए किसी राइट की है। मसलन फिशिंग लाइसेंस होता है, असला बेचने का लाइसेंस होता है, बारूद को डील करने का लाइसेंस होता है। अब वो लाइसेंस क्या है? पेपर। लाइसेंस तो इस तरह के एक पेपर पे लिखा हुआ होता है। अब उस पेपर की बेटा फिजिकल एग्जिस्टेंस है। अब मुझे बताएं, इस बच्चे के पास आईडी कार्ड हो लेकिन जेन्युइन ना हो, और उसको फीड करे कोई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का, और पीछे पूरा फैमिली नंबर ना आ रहा हो, फैमिली एड्रेस ना आ रहा हो, तो इसका मतलब आईडी कार्ड की फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है लेकिन पीछे क्या मौजूद नहीं है? ऑथेंटिसिटी मौजूद नहीं है। ऐसे ही लाइसेंस पेपर पे होता है, लेकिन अगर पीछे उसकी सारी ऑथेंटिसिटी नहीं होगी तो इसकी वर्थ भी नहीं है। तो अगर कहीं अपरेंटली आपको कोई एसेट किसी
फिजिकल शक्ल पे लिखा हुआ या उसके अंदर स्टोर हुआ हुआ नजर आए तो आपने उसको IS 16 नहीं समझना। वो कहाँ फॉल करेगा? IS 38 में, क्योंकि वो फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है वो एविडेंस मौजूद नहीं है। उसके अंदर जो राइट मौजूद है, जो अथॉरिटी मौजूद है, जो ऑथेंटिसिटी मौजूद है, वो डिसाइड करेगी कि ये इंटेंजिबल एसेट है या नहीं। इसलिए जो लाइसेंस एक्सपायर्ड हो जाता है, पेपर तो मौजूद है लेकिन जब वो कंप्यूटर में फीड करते हैं तो पीछे अथॉरिटी नहीं होती, ऑथेंटिसिटी नहीं होती, तो वो क्या कहते हैं, नहीं जनाब ये लाइसेंस क्या हो चुका, एक्सपायर्ड हो चुका। अब पेपर मौजूद है लेकिन राइट मौजूद नहीं, और जैसे ही राइट खत्म हुआ इंटेंजिबल एसेट भी खत्म हो गया। तो आगे देखें, लीगल डॉक्यूमेंटेशन इन केस ऑफ लाइसेंस और पेटेंट। पेटेंट क्या होता है वैसे तो आगे सिखाऊंगा, नोट्स में लिखा हुआ है, अभी सुन लीजिए। किसी प्रोडक्ट को बनाने की इजाजत अगर सिर्फ आपको मौजूद है और आप उस प्रोडक्ट के लिए मोनोपोलिस्ट हैं तो हम कहते हैं कि हमने क्या लिया हुआ है, पेटेंट लिया हुआ है। हमने क्या लिया हुआ है, पेटेंट लिया हुआ है, और ये एक सर्टेन पीरियड के लिए अलाउ होता है। अभी लिखे मत पेटेंट को, आगे सारा लिखा हुआ है, ट्रेडमार्क क्या है, कॉपीराइट क्या है, पेटेंट क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। अभी ये याद रखें इंटेंजिबल एसेट है, क्या है? In such cases, physical element of the asset is secondary to its intangible component, the knowledge embodied in it. लेकिन दूसरी तरफ सुनिएगा, ये लैपटॉप है, इसके अंदर एक बिल्ड इन सॉफ्टवेयर है, विंडोज है, इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब अगर कहीं किसी लैपटॉप के अंदर इस तरह का सॉफ्टवेयर बिल्ड इन है तो हम ये देखेंगे कि फिजिकल और नॉन फिजिकल इनमें से डोमिनेट कौन कर रहा है, यानी दोनों चीजें एक दूसरे के साथ क्या हुई हुई है, इंटीग्रेट हुई हुई है। क्या हुई हुई है? अब जो डोमिनेट करेगा वही सामने स्क्रीन पर नजर आएगा। अब लैपटॉप को बताएं कहां लेकर जाया करते थे FR1 में, IS 16 में, हालांकि इसके अंदर बिल्ड इन सॉफ्टवेयर मौजूद है। हाँ, अगर बाहर से लाकर कोई सॉफ्टवेयर लगाता हूं वो पोर्टेबल है, बाद में उसको वापस ले सकता हूं, तो अब मैं कहूंगा कि भाई इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो IS 16 में चला जाएगा, लेकिन जो पोर्टेबल सॉफ्टवेयर है बाद में डिटैच हो सकता है वो IS 38 में जाएगा। ये पॉइंट लिख लो। अगर किसी कंप्यूटर में कोई बिल्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम है, बेटा बातें नहीं प्लीज, R2 में मार्जिन नहीं है मेरा बेटा। अगर किसी बोले कंप्यूटर में कोई बिल्ड इन सॉफ्टवेयर है, अगर किसी कंप्यूटर में कोई बिल्ड इन सॉफ्टवेयर है और उसको हार्डवेयर से डिटैच नहीं किया जा सकता, और उसको हार्डवेयर से डिटैच नहीं किया जा सकता, तो देखेंगे हार्डवेयर डोमिनेटेड है या सॉफ्टवेयर। आमतौर पर हार्डवेयर डोमिनेट करेगा, इसलिए सॉफ्टवेयर वाला पोर्शन छुप जाएगा, हार्डवेयर वाला पोर्शन छुप जाएगा। सॉरी मेरा बेटा, माजरत बेटा, सॉफ्टवेयर वाला पोर्शन छुप जाएगा और ये लैपटॉप IS 16 में फॉल करेगा, और ये लैपटॉप IS 16 में फॉल करेगा। अगर कोई बिल्ड इन सॉफ्टवेयर नहीं है, अगर कोई बिल्ड इन सॉफ्टवेयर नहीं है और उसको सिस्टम से डिटैच करके रखा जा सकता है, और उसको सिस्टम से डिटैच करके
रखा जा सकता है तो इस सॉफ्टवेयर को IS-38 जाएगा। तो इस सॉफ्टवेयर को बोलिए बेटा IS-38 में रखा जाएगा। पहली अटेम्प्ट में पास होना हमारा मकसद है या टाइमली कोर्स ख़त्म करना? पहली अटेम्प्ट में पास होना। हमारा कभी भी कोर्स सिलेबस ख़त्म करना मकसद नहीं होना चाहिए। हमने इतनी जान मारनी है इंशाल्लाह कि दूसरी दफ़ा हमें R2 का पेपर ना पढ़ना पड़े ना देना पड़े। ठीक है मेरे बच्चों, बस ये नियत करके चलनी है आपने। इलस्ट्रेशन 2 पे आ जाए। Market and technical knowledge may give rise to future economic benefits. Control over such knowledge exists if it is protected by legal rights such as copyrights, a restraint of trade agreement where permitted, or by a legal duty on employees to maintain confidentiality. अब मेरे बच्चों, मार्केट की कोई आपके पास नॉलेज है, कोई टेक्निकल नॉलेज है, ये फ्यूचर में फ़ायदा तो देगी, ये फ्यूचर में फ़ायदा तो देगी, लेकिन क्या आप अपने एम्प्लॉइज़ को सारी ज़िंदगी के लिए कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्या आपके जहन में आता है सर, क्यों वो हमारे सारी ज़िंदगी कंट्रोल में नहीं रह सकते? किसी उन्हें रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, उसे कोई अच्छी जॉब मिलेगी तो वो चला जाएगा। अगर वो चला जाएगा तो क्या स्टाफ को ट्रेन करके जो ट्रेनिंग कॉस्ट इनकर होती है, क्या उसे इंटेंजिबल एसेट कह दो? क्यों ना कहूं? उससे फ्यूचर फायदा तो मिलेगा, वो है भी आइडेंटिफिएबल। क्या नहीं कर सकते? कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? साइड पे लिखें। जब तक क्वेश्चन नहीं बताएगा उस वक्त तक स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट को कभी कैपिटलाइज नहीं करेंगे। अब जरा ध्यान से अगली बात सुनिएगा। जो हमारा कस्टमर पोर्टफोलियो होता है, क्या इससे हम फ्यूचर में फायदा उठाते हैं? आपने मुझसे R1 पढ़ी, माशाल्लाह तकरीबन 99.9% बच्चे वही रिटेन हुए हैं। दिस मीन्स कि मैंने R1 में जो भी आपको पढ़ाया, अल्लाह के फजल से आपको मैंने R2 में रिटेन कर लिया। मैं फ्यूचर में आपसे फ़ायदा उठाऊंगा, फीस आएगी तो फ़ायदा उठाऊंगा ना। अब मुझे बताएं, क्या कस्टमर पोर्टफोलियो इंटेंजिबल एसेट है? हालांकि फ्यूचर में मैं आपसे फ़ायदा उठाऊंगा। क्यों नहीं है? कंट्रोल नहीं कर सकता। कस्टमर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कस्टमर कभी भी आपको छोड़कर जा सकता है। अब यहां स्टैंडर्ड कहता है, अब स्टैंडर्ड क्या कह रहा है? अगर कहीं आपके कस्टमर की अपनी कोई लिस्ट बनी हुई है तो वो आपके लिए इंटेंजिबल एसेट नहीं है। अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी ये काम ना करवाए, मैं किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स की लिस्ट खरीद लूं और राइस के प्लेटफॉर्म से उन्हें मैसेज करूं एडमिशंस ओपन का। अब IS-38 कह रहा है कि अगर अंसारी तुमने कस्टमर लिस्ट खरीदी है तो क्या दिया? उसे पैसे दिए हैं और उसके बदले कस्टमर का
डाटा लिया है। IS 38 कहता है अगर परचेज कस्टमर लिस्ट है तो अब आप इस लिस्ट को क्या करोगे, कंट्रोल करोगे। ये आपके पास डाटा मौजूद है, अब आप इसे कैपिटलाइज करोगे। तो अपनी कस्टमर लिस्ट हो कैपिटलाइज नहीं कर सकते, अपने पोर्टफोलियो अभी ना लिखें, अभी ना लिखें। आपको चलते फिरते कोई डाटा मिल गया, आपने उसकी कोई कीमत नहीं दी तो कैपिटलाइज नहीं कर सकते। आपने लीगली, कह रहा हूं मैं, 2 नंबरी से नहीं कह रहा, जैसे अक्सर खुदा ना खासा सॉरी टू से एम्प्लॉई जा रहा हो तो समटाइम वो डाटा ले जाता है, इस तरह चोरी से नहीं। लीगली आपने कोई कस्टमर लिस्ट बाय की है, कस्टमर लिस्ट बाय किया और उसकी कोई कीमत पे की है, तो कस्टमर लिस्ट की जो कीमत आपने पे की है वो आपके लिए क्या है, इनटेंजिबल एसेट है। क्योंकि आपकी मार्केटिंग टीम उन्हें कॉल करेगी और अगर यहां से बिजनेस जनरेट हो गया तो आपने इस लिस्ट से फ्यूचर में क्या कमाया, बेनिफिट कमाया, फिर ये लिस्ट कस्टमर की क्या बन जाएगी, इनटेंजिबल एसेट। लिखें अपनी कस्टमर लिस्ट, अपनी कस्टमर लिस्ट इनटेंजिबल एसेट नहीं है, अपनी कस्टमर लिस्ट इनटेंजिबल एसेट नहीं है। लेकिन अगर कस्टमर लिस्ट पैसे देकर खरीदी है, लेकिन अगर कस्टमर लिस्ट पैसे देकर खरीदी है तो ये इनटेंजिबल एसेट है। इलस्ट्रेशन 3 देखें बेटा। द एंटिटी यूजली हैज इनसफिशिएंट कंट्रोल, क्या है बेटा, इनसफिशिएंट कंट्रोल ओवर द expected economic benefit from customer relationship and loyalty for such item portfolio of customer market shares to meet the definition of। इसका मतलब है अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर पोर्टफोलियो है तो वो इंटेंजिबल एसेट नहीं है, और स्टैंडर्ड कहता है अगर आपने पैसे देकर कस्टमर लिस्ट खरीदी तो वो आपका इंटेंजिबल एसेट है। एक पढ़ा दिया कि अगर पैसे देके खरीदी है तो आपका एसेट है। अब आ जाए भाई, इलस्ट्रेशन नंबर 5 आई कैप की एग्जाम्पल में मौजूद है, एग्जाम्पल नंबर 5 के साथ। आ जाओ बेटा, साथ हो जाए बच्चियां, बेटा बच्चियां लास्ट बेंच की साथ हो जाए प्लीज। आप मेरे फैकल्टी मेंबर बन गए, क्वालिफाई किया, आपने कहा सर एक लेक्चर मैं भी पढ़ाऊंगा, मैं भी तो देखूं कि पढ़ाना क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको ट्रेन कर दिया, अल्लाह ने ट्रेन करना है, बंदा क्या किसी को ट्रेन कर सकता है। ट्रेनिंग देने पर आपके पैसे मेरे खर्च हुए 2 लाख रुपए, मैंने आपको बाहर किसी मुल्क में भेज दिया, जा या ज़रा पॉलिश हो करा। अब ये नहीं कि वहाँ आप अपने आप को चेरी ब्लॉसम से पॉलिश करवा रहे होंगे, मीन अपनी पर्सनैलिटी, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स ओवरऑल इम्प्रूव करने के लिए आप चले गए, और मेरे आप पे पैसे लग गए 2 लाख रुपए। 1,80,000 तो वहाँ की फी थी, 20,000 रुपये मैंने आपकी डेंटिंग पेंटिंग पे लगाए। किस पे लगाए, डेंटिंग पेंटिंग पे। वापस आए तो अंग्रेजी बोल रहे हैं, मुंह टेढ़ा है, बाल स्पाइक्स बनाए हुए हैं, गोरे चिट्टे होके आए हैं, अंग्रेजों की तरह बात कर रहे हैं। बच्चे भी हैरान हो रहे हैं, अंसारी ये क्या पीस तुम्हें खड़ा कर दिया। मैंने कहा इंपोर्टेड बच्चा है। क्या है, इंपोर्टेड बच्चा। कितने पैसे लगे तुम पे, अब तुमने यहां पढ़ाना शुरू किया, तुम्हारी पढ़ाना ऐसा पॉपुलर हुआ, तुम्हें लम्स ले गया। कौन ले गया, IBA ले गया। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं यार मैंने तेरे पे 2 लाख लगाए हैं, थोड़ा अहमद की एग्जांपल ले लो, अहमद की एग्जांपल ले लो। अब मैं ऐसे कह रहा हूं अहमद यार तू इतना सा आया था मेरे पास, मैंने तुझे माशाल्लाह इतना तो नहीं कर सका, लेकिन ऐसा कर दिया माशाल्लाह तुझे राइस का आटा जो है वो रास आ गया। कहते हैं सर अपॉर्चुनिटी मिली है, लम्स का मैं डीन बन रहा हूँ, IBA का मैं वाइस चांसलर बन रहा हूँ, राइस में मुझे तो क्या मिलेगा, बाज़ दफ़ा AC नहीं चलता, बाज़ दफ़ा मैं लेट आता हूँ तो कंप्यूटर नहीं चलता। सर मैं तो चला और ये नहीं रुका, क्या नहीं रुका, बेवफा हो गया, चला गया, इसने वफा नहीं की मेरे साथ। अब मुझे बताएं ये जो 2 लाख रुपए मैंने लगाए थे ये वापस आ जाएंगे, नहीं तो ना। इसका मतलब है अगर ये रुक गया तो मैं इससे फायदा उठाऊंगा, अगर ये ना रुका तो, और मैं इसे रोक नहीं सकता। इसका मतलब
स्टाफ पे ट्रेनिंग की फायदा मिल सकता है, सारे कंडीशंस पूरी हो रही हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। और बिग शो ने पहले मिनट में बता दिया था कि एसेट क्या होता है जो एंटिटी कंट्रोल करे। वो तो बाद में है कि टेंजिबल है या इनटेंजिबल है। तो फिर स्टाफ ट्रेनिंग पे जितने भी पैसे आ जाएं कभी कैपिटलाइज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कंट्रोल एंटिटी का नहीं होगा। आगे आ जाए भाई। जी भाई जी, वो अगर लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो तो हमने पहली लाइन में ही पढ़ लिया था कि अगर लीगल है तो हमारा कंट्रोल है। अहमद भाई 5 साल के लिए नहीं जा सकते। मसलन मैंने नादरा से इसको रजिस्टर करवा लिया राइस के नाम पे, इसका बे फॉर्म तो अब्बे के नाम पे था, लेकिन शनाख्ती कार्ड राइस के नाम पे आ गया। अब ये हमें छोड़कर नहीं जा सकता। तो लीगल राइट होगा तो क्वेश्चन बताएगा, लेकिन मैंने हिस्ट्री में कभी क्वेश्चन में स्टाफ ट्रेनिंग के साथ लीगल राइट नहीं देखा, नेवर एवर, कभी नहीं देखा, और कहीं दुनिया में नजर भी नहीं आता। वो एक सर्टेन पीरियड के लिए होता है, जैसे ये आईपीएल की और पीएसएल की टीम्स होती हैं, 2 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। उसके बाद जो पीएसएल का मालिक होता है वो इन खिलाड़ियों को बाउंड नहीं कर सकता, फिर जाकर ये किसी और लीग में खेलना शुरू हो जाते हैं। वो जो 2 महीने का टाइम होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, और हमें पता है एसेट की डेफिनेशन ही ये है कि लाइफ मोर देन 1 ईयर। ठीक है भाई, आगे आ जाए। एन एंटिटी एक्वायर्ड अ फिशिंग लाइसेंस। ये फिशिंग लाइसेंस क्या होता है? तुम जो बेटा सीए छोड़कर FR2 की क्लास छोड़ के कराची के समुंदर पे चले जाओ और तहमत बांध कर बनियान पहनकर क्या ढूंढ रहे हो? मछलियां ढूंढ रहे हो। तो मैं अगर आपको जाके पकड़ लूंगा, भाई ये क्या कर रहा है, तो वो आप एक पेपर निकाल के दिखाओगे अपने यहाँ तहमत के बनियान की जेब में से, और क्या कहोगे? ये देखो अंसारी साहब, हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मछलियां पकड़ने का लाइसेंस लिया। क्या कह रहा है? एन एंटिटी एक्वायर्ड अ फिशिंग लाइसेंस, द डायरेक्टर इंसिस्ट दैट इट इज अ फिजिकल एसेट सिंस इट इज रिटन ऑन अ पीस ऑफ, पढ़ा चुका हूं, पीस ऑफ पेपर मैटर नहीं करता। उस पेपर पे जो लिखा हुआ है उसके पीछे जो रिकॉर्ड है, अथेंटिसिटी और अथॉरिटी है, वो मैटर करती है। तो फिशिंग लाइसेंस IS 16 में नहीं जाएगा, किस में जाएगा? IS 38 में। आ जाए भाई, ये पॉइंट पढ़ लीजिए, नोट में पढ़ा चुका हूं, दोबारा बता देता हूं। अगर कोई एसेट आपस में इंटीग्रेट हो जाए, हार्डवेयर पोर्शन भी और सॉफ्टवेयर पोर्शन भी हो, देखेंगे डोमिनेट कौन कर रहा है। जो डोमिनेट करेगा तो जो हल्का वाला है वो उसी के अंदर छुप जाएगा। जो हल्का वाला है वो उसी के अंदर, बिल्कुल ऐसे ही। अभी तुम बैचलर हो, कमाते भी नहीं हो, शनाख्ती कार्ड भी अभी इसी साल बना है, फैमिली से कोई इन्विटेशन आए तो तुम्हारे अलहदा नाम नहीं लिखा होगा, वाली साहब के साथ लिखा होगा विद फैमिली, आप उसमें शामिल हो जाओगे। वाली साहब थोड़े ओल्ड एज में गए, बड़ा भाई जो है वो प्रोमिनेंट हुआ फैमिली में, अब बड़े भाई के नाम कार्ड आ रहा है और लिखा हुआ है विद फैमिली। अब तुम किसके साथ अटैच हो चुके हो? बड़े भाई के साथ अटैच हो चुके हो। यानी जो डोमिनेट करेगा वो स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, दूसरा उसमें छुप जाएगा। और अगर दोनों सिग्निफिकेंट हुए 60 40 55 45, तो एक चला जाएगा 16 में और दूसरा चला जाएगा 38 में। ये पॉइंट लिखा हुआ बता चुका हूं आपको। ये ठंडी मशीन, रोज ब रोज इनमें मुख्तलिफ चीजें ऐड होती जा रही हैं। अब ज्यादातर बच्चे जो हैं घर में अपने मोबाइल ऐप से ही AC ऑन कर लेते हैं। यहां पर भी अब जब सर्दी आएगी, कुछ को ठंड लगेगी, तो वो क्या मेरे साथ 2 नंबरी करेंगे? मैं ऑन करवाऊंगा, वो मोबाइल ऐप से ऑफ कर देंगे। थोड़ी देर के बाद लगेगा हीटर चल रहा है, हीटर नहीं चल रहा, उसने इसको मोड चेंज कर दिया, इसका हीटिंग मोड कर दिया। अब मेरे बच्चों, अगर कहीं इस पर्टिकुलर, ये तो पुराने टाइप का ना, नए जो AC आ रहे हैं उसमें मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। टाइम भी आ रहा होता है, इस वक्त टाइम क्या हो रहा है, ये भी आ रहा होता है इस वक्त इंटरनेशनल टाइम क्या चल रहा है, ये भी आ रहा होता है कि जनाब इस वक्त रूम टेम्परेचर क्या है, बाहर का टेम्परेचर क्या है। जैसे अब ये लेटेस्ट कार्स आ रही हैं, AC ऑन करो तो बाहर का टेम्परेचर भी बता रहा होता है, डेट भी बता रहा होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर भी बता रहा होता है। इसका मतलब कार तो व्हीकल है,
कार तो, लेकिन उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर लगे हुए और मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन मिल रही है वो व्हीकल नहीं है, वो क्या है? वो तो सॉफ्टवेयर है। टेंजिबल है, इनटेंजिबल है? अच्छा, आज अगर कोई मुझे ये कहे यार कार नहीं चलेगी, वो 10 की स्पीड पे चलेगी, लेकिन उसके अंदर इंफॉर्मेशन बड़ी होगी, तो बताओ कार खरीद लो? नहीं खरीदो। क्यों ना खरीदो? क्योंकि मेन मकसद कार का ड्राइविंग है, जर्नी है, ये सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन नहीं है। अब ये ऐसी मुख्तलिफ डाटा तो देता रहे लेकिन कूलिंग ना करे, राइस खरीद लेगा इसे? नहीं खरीदेगा। तो फिर इसका मतलब है एक है मेन एक्टिविटी और एक है सेकेंडरी एक्टिविटी। तो जो मेन एक्टिविटी होगी वो स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, जो सेकेंडरी एक्टिविटी होगी वो स्टैंडर्ड अप्लाई। पढ़ें जरा। An air conditioning unit has software installed to control and display the temperature, including its connectivity with the remote. The software element of air conditioning unit is insignificant and supportive only to its physical parts, including compressor, etc., which achieve its primary purpose, air cooling. The air conditioning unit shall be accounted for as। इसलिए मेरे दोस्तों ये सिर्फ हेल्पिंग टूल होते हैं कि जनाब ये फंक्शन भी है, ये फंक्शन भी है, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो प्राइमरी पर्पस देखते हैं और फिर उस स्टैंडर्ड को किसके अकॉर्डिंगली मूव करते हैं, जो प्राइमरी पर्पस होता है। अब बताएं जी, एसी को किसके अकॉर्डिंगली लूं? हालांकि उसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर हैं, वो इंटेंजिबल हैं, लेकिन वो क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी में छुप गए, प्राइमरी एक्टिविटी में छुप गए। आगे आ जाए भाई। जी मेरे भाई, ये करवा दिया ट्रेनिंग कोर्स, इसको मैं कैपिटलाइज नहीं कर सकता। आ जाए जी। व्हाट डू मीन बाय रिकॉग्निशन क्राइटेरिया? पहली दफा कब रिकॉर्ड करूं? और इनिशियल हो चलो बैलेंस शीट पे भाई साहब क्या हो गया भाईजान? वो तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है भाईजान, जाग रहा हूं मैं। अच्छा, क्लास में जागने के लिए जरूरी है ईशा पढ़ना और ईशा पढ़ के सो जाना। सुबह को बड़ा मूड में आओगे, लेटेस्ट आ रही होंगी, तुम्हें आमद हो रही होगी अंसारी, यार नींद पूरी हुई भी, आज मैं तुझ पे लगाना चाहता हूं। और अगर नींद पूरी ना हुई तो लोग तुम्हें लगा के जा रहे होंगे, तुम्हें यह भी नहीं पता चल रहा होगा कौन लगा रहा है। ठीक है, जागते रहना सुबह के वक्त और सोते रहना रात के वक्त। अल्लाह पाक हमें इसकी तौफीक दे। ये बड़ी कमाल चीज़ है, इंसान बहुत सी बुराइयों से बच जाता है। क्योंकि 8 बजे नहीं सोगे तो ड्रामा देखोगे, कोई फिल्म देखोगे, अभी बकवासियात में टाइम बर्बाद होगा। जल्दी सो जाओगे, सुबह जल्दी उठोगे, फ्रेश आओगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये तो मजाक की बात थी बिग शो से। 3 चीज़ें सिखाई थी FR1 में, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, इनिशियल मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। व्हाट डू मीन बाय रिकॉग्निशन क्राइटेरिया? कब रिकॉर्ड करूं? इनिशियल मेजरमेंट किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करूं? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया वही है जो 16 का था। क्या? इट इज प्रोबेबल दैट द एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दैट आर एट्रीब्यूटेबल टू द एसेट विल फ्लो टू द एंड द कॉस्ट ऑफ एसेट कैन बी मेजर्ड। पुरानी बात है। इनिशियल मेजरमेंट किस पर रिकॉर्ड करूं? कॉस्ट। किस पर रिकॉर्ड करूं? कॉस्ट पे। अब आ रहा हमारा मेन काम, इंटेंजिबल एसेट की कैरेक्टरिस्टिक बताओ। आइडेंटिफिएबल, नॉन मॉनिटरी। ठीक, आम तौर पे ये क्राइटेरिया हमें नहीं डिसाइड करना पड़ता, हमें क्वेश्चन में पता चल जाता है ये इंटेंजिबल एसेट है। ना पता चले तो ये 3 चीजें लगाएंगे और क्राइटेरिया लगाना इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगा। इंटेंजिबल एसेट को अक्वायर करने के सोर्सेस, क्या कर लो? खरीद लो। क्या कर लो? खरीद लो। क्या करो? एक्सचेंज में ले आओ। क्या करो? गवर्नमेंट ग्रांट से मिल गया। क्या करो? खुद बना लो। क्या करो? किसी बिजनेस को खरीदो, उसमें इंटेंजिबल भी आ जाएंगे। दोबारा सुनो, पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज, चौथी चीज, 5वीं चीज, किसी बिजनेस को खरीदो। मसन निराश नहीं होना। बिग शो को माशाल्लाह खाने का बड़ा शौक है, ऑल्दो है नहीं, मजाक की बात कर रहा हूं। कोई बट है क्लास में? हाँ ये है, बट है। हामिद बट साहब, खाने का बड़ा शौक है, खाने का बड़ा शौक है।
इन्होंने रिश्ता भेज दिया पीसी वालों के घर, रिश्ता हो गया। अब मुझे बताओ रिश्ता भी हो गया और रोज दामाद जी कहां जाके खाना खाएंगे? पीसी में। ऐसे ही बिजनेस कॉम्बिनेशन है। किसे अक्वायर किया तुमने? एक बिजनेस को। जब बिजनेस अक्वायर किया तो इसके टेंजिबल भी तुम्हारे, इसके इंटेंजिबल भी तुम्हारे। अच्छा, ये जो बिजनेस कॉम्बिनेशन है इसे कहते हैं एक्विजिशन एंड मर्जर। क्या? और हमारे चैप्टर में, हमारे सब्जेक्ट में इसका नाम क्या है? और ये 22 क्लासेस में कवर होगा इंशाल्लाह। कितनी क्लासेस में? अब मुझे बताओ, अभी सिखा दो? अभी सिखा दो? अभी नहीं सिखाना सारा, नाम से चलें, जरा इंसान बने। हम तो पहले दिन यही समझ रहे थे इंट्रोडक्शन होगा, आप अपना नाम बताएंगे, हम सब बच्चों से हमारा नाम पूछेंगे। आप पहले दिन ही शुरू हो गए यार। 2 मिनट बेचारा अहमद लेट आया तो आपने उसे कह दिया कि तुझे फाइन होगा। भाई जब टाइम की पाबंदी करेंगे तो इंशाल्लाह परेशान भी नहीं होंगे, अल्लाह ने चाहा तो। ठीक, पिछली दफ़ा हमसे एक आधी मिस्टेक हुई थी, जाहिर साहब ने उसको लॉन्ग बैच में एडमिट भी किया, सॉरी भी किया। इस दफ़ा हमने लॉन्ग बैच पे कसम खाई हुई है कि हमने उन्हें 2 महीने पहले फड़का देना है। ठीक है, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। और मैं इसलिए क्लास में बैठ के कह रहा हूँ, लॉन्ग बैच वालों के साथ एक मामला हो गया था, हम उन्हें लेट ले गए थे क्योंकि वो हमारा भी पहला एक्सपीरियंस था लॉन्ग बैच का। लेकिन अब लॉन्ग बैच को हमने बिल्कुल ये रखा हुआ कि 2 महीने पहले आपको फारिग कर देना। फारिग मीन ऐसे नहीं कि फारिग कर देना, मीन पढ़ा के फारिग करना है, ताकि 2 महीने आराम से वो टेस्ट वगैरह दे सकें। ठीक है, और माजी की चीज़ों पे गलती हो तो फ़ौरन सॉरी कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर अल्लाह की बुक्स में आ जाता है कि इसने माफ़ी मांग ली। बंदों से तो क्या माफ़ी मांगनी, हाँ अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, बंदों से माफ़ी मांगेंगे तो दिल पे बोझ नहीं रहता। और आज हमारी उम्मत के टूटने की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम अपनी गलतियों को एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है। ख़ानदान में तोड़ किस लिए हो रहा है? कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। चलो भाई, कैसे आएगा? पहली दफ़ा में अंसारी ख़रीद ले यार। दूसरा क्या कर? अंसारी एक्सचेंज कर ले यार। तीसरा, हाँ गवर्नमेंट ग्रांट। शहबाज शरीफ के गिड्डे गोडों में बैठ जाऊँ और क्या कहूँ कि मुझे कोई इंटेंजिबल एसेट दे दो, असला बना बेचने का लाइसेंस दे दो। मरियम बाजी को रिक्वेस्ट करूं, मरियम बाजी आप चीफ मिनिस्टर हैं, मुझे लाहौर में असला बेचने का क्या दे दीजिए? लाइसेंस। और मरियम बाजी मुझे अगर लाइसेंस दे दें और दें भी फ्री में, तो ये मुझे क्या मिल गई मरियम बाजी से? शहबाज शरीफ भाई दे दें, नवाज शरीफ भाई दे दें, सारे भाई आगे पीछे आगे। और अगर कुछ ना हो तो क्या करूं? खुद बना लूं। अच्छा, ये घर का खाना नहीं है जो अंसारी साहब घर जाके खुद बना लेंगे, ये क्या है? अच्छा, अब ये क्या चीज होती है? हेड ऑफिस होता है। हेड ऑफिस होता है, अभी तक हम जानते हैं उसमें 4 डिपार्टमेंट होते हैं, एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंस। नहीं बेटा, 5 होते हैं। एक होता है R&D, रिसर्च एंड। इस डिपार्टमेंट में चले जाओ ना तो व्हाइट कोट पहने हुए होंगे, मोटे मोटे चश्मे लड़के लड़कियों ने लगाए हुए होंगे, यूं करेंगे हैं, और दूरबीन के अंदर लगे हुए होंगे। आपको कहे भाई तू कौन है, तो वो क्या कहेगा? मैं खला से आया हूं और साइंसदान हूं। क्या हूं? साइंसदान हूं। ये जो साइंसदान होते हैं ये हमारे लिए क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं और हमें क्या जनरेट करके देते हैं? इंटेंजिबल एसेट, इंटरनली जनरेटेड इंक्लूडिंग रिसर्च एंड कवर्ड लेटर इन दिस चैप्टर। अब मैं 1 बाय 1 आपको इंटेंजिबल एसेट बिजनेस में लाना सिखाऊंगा। पहला तरीका मेरा क्या होगा? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, शाबाश। आओ भाई 1 बाय 1। अब थोड़ा सुकून आएगा यार, शुक्र है यार। याद है इंट्रो में एक दिन कहा था ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये हमारे अकाउंटिंग की नानी है और हर सब्जेक्ट में ये आएगा। पहले इंट्रो में आया, फिर R1 में आया, अब देखो किस में आ गया? इंटेंजिबल एसेट अक्वायर्ड और परचेज सेपरेटली। क्या लूंगा? परचेज प्राइस। क्या लेस करूंगा? फिर क्या लेस करूंगा? फिर क्या ऐड करूंगा? फिर क्या ऐड करूंगा? ऐड एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट सच एज प्रोफेशनल फी, लीगल फी, कंसल्टिंग फी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें जो इंटेंजिबल एसेट में है वो टेंजिबल में हो, लेकिन मोर और लेस
सेम होगी। ठीक है, तो हमें एसेट खरीदना आता है बेटा और उसकी कॉस्ट डिटरमिन करनी भी आती है। ना अब हम R1 में वापस जाएंगे, ना हम इंट्रो में वापस जाएंगे। जब सामने एग्जांपल आएगी तो पिछली नॉलेज को यूज करते हुए एसेट की कॉस्ट डिटरमिन करेंगे। आगे आ जाए। एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ, कहता है ये चीजें आपने नहीं लेनी, और ये इंट्रो से हम पढ़ते आ रहे हैं, जिन्हें हम कहते हैं एक्सपेंस आउट करनी है। क्या करनी है? कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग कोई एडवर्टीजमेंट की है, कोई प्रमोशनल एक्टिविटी की है, नई लोकेशन में बिजनेस को ले गए, न्यू क्लास ऑफ कस्टमर, इसको R2 की लैंग्वेज में कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग। क्या कहते हैं बेटा? तो रीस्ट्रक्चरिंग की कोई कॉस्ट होगी तो वो एसेट की कॉस्ट में ऐड। रीस्ट्रक्चरिंग बेटा मैं आपको सिखाऊंगा IS 37 में। कहाँ सिखाऊंगा? तो लिख लो, कल से नोट्स लेकर आने हैं या PDF लेकर आनी है, ताकि दोनों में गुजार। अहमद भाई PDF भेज दी है? अहमद बेटा वो भी भेज दें पूरी, ताकि इन बच्चों ने अगर लेना हो तो ले लें। ले लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि 9 दिन डिस्टर्ब ना हो हमारे। 9 दिनों का टॉपिक है बेटा इंशाल्लाह, ये जिंदगी रही। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, जनरल ओवरहेड, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, कॉस्ट ऑफ रीडिप्लॉइंग। व्हाट डू यू मीन बाय रीडिप्लॉयमेंट? एक नहीं, रीडिप्लॉयमेंट का मतलब होता है दोबारा यूज कहीं और शुरू कर देना। रीडिप्लॉय का मतलब कहीं और शिफ्ट कर देना, कहीं और एलोकेट कर देना। रिडंडेंसी ये होती है बेटा कि आप एसेट को भी फारिग कर दें और जो उस एसेट को ऑपरेट कर रहा था उसको भी फारिग कर दें। अगला पॉइंट भी बेटा हमारा R1 का ही है। याद करें, PPE की डेप्रिसिएशन कब शुरू करते थे? जब अवेलेबल फॉर या अपनी वर्केबल लोकेशन एंड। इसका दूसरा मतलब यह होता था कि जब एसेट अपनी वर्केबल लोकेशन एंड कंडीशन में आ जाता था या अवेलेबल फॉर यूज हो जाता था, इस डेट के बाद अगर एसेट पे कोई खर्चा होता था तो वो हम कैपिटलाइज नहीं करते थे। क्या करते थे? एक्सपेंस आउट करते थे। तो रूल याद रखना, जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज होता है उस दिन के बाद के जो खर्चे होते हैं वो एक्सपेंस आउट होते हैं, कैपिटलाइज। अब देखें क्या लिखा हुआ है, cessation of capitalization, when to cease the capitalization. Capitalization of cost stop when intangible asset is in workable location and ब्रैकेट में लिख लें अवेलेबल फॉर यूज हो जाए तो मजीद खर्चे एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होते मेरे बच्चों। इंट्रो में वापस जाओ बेटा। अच्छा ये ऐसे ही चलेगा, जिंदगी रही, C-FAB में मुलाकात हुई तो C-FAB में बैठ के R2 में लेके जाऊंगा, R2 से पीछे R1 में, R1 से पीछे इंट्रो में लेके जाऊंगा, फिर ही पूरी रिपोर्टिंग तुम्हारे हाथ में आएगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। इंट्रो में जाओ, चले गए। ट्रांजैक्शंस में जाओ, चले गए। एक थी सिंपल ट्रांजैक्शन, एक थी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन क्या थी? एग्जाम्पल दी थी, अगर मैं अनसर्टन अनएक्सपेक्टेड क्रेडिट टर्म्स लूं, 5-6 साल की क्रेडिट ले लूं, तो फिर मैं उस पार्टी को एसेट की भी कीमत दूंगा और इंटरेस्ट भी दूंगा। वो पार्टी 2 कमाइयां करेगी, एक वो प्रॉफिट कमाएगी गुड्स बेचने पर, क्योंकि उसकी तो गुड्स होंगी, मेरे लिए एसेट है, और दूसरा वो इंटरेस्ट इनकम कमाएगी। अब देखें क्या लिखा है, परचेज ऑफ इनटेंजिबल एसेट। क्या खरीद रहा हूं? इनटेंजिबल एसेट बियॉन्ड। जाओ जी, इंट्रो में क्या सिखाया था? नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स कितने महीने की होती हैं? 3 महीने की। कितने की? साइड पे लिख लें। क्वेश्चन साइलेंट हो तो नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स 3 महीने की होती हैं बेटा। जी मेरे बच्चों क्या कह रहा है? कहता है इफ पेमेंट फॉर एन इंटेंजिबल एसेट इज डेफर्ड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म, इट्स कॉस्ट इज द कैश प्राइस इक्विवेलेंट। क्या? मसलन मैं गया रब्बास के पास, मैंने इसे कहा यार कोई एसेट खरीदना, इसने कहा ले लें सर।
मैंने कहा यार मैं 3 महीने में पेमेंट नहीं कर सकता, मैं कैश पेमेंट भी नहीं कर सकता, मैं आपको 2 साल में पैसे दूंगा। इसने कहा नो प्रॉब्लम, अगर मेरे से कोई कैश पे ख़रीदे तो मैं उसे दे रहा हूँ कितने का, 85,000 का। मैं आपसे 85 नहीं लूँगा, कम लेगा ज़्यादा लेगा? कितना लिया उसने? 1 लाख। मेरे से कितना एक्स्ट्रा लिया? 15,000। ये रब्बास की क्या है? इंटरेस्ट इनकम। ये रब्बास की क्या है? इंटरेस्ट इनकम। और मेरे लिए ये क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब जैसे ही इंटरेस्ट एक्सपेंस आया, फौरन मेरे जहन में IS बोलो 23 आया। जैसे ही IS 23 आया, या तो एक्सपेंस करूंगा बेटा या कैपिटलाइज करूंगा। अब एक्सपेंस करूंगा तो ये अकाउंटिंग है, कैपिटलाइज करूंगा तो ये IS 23 है। अब IS 23 में फिर जाके 2 पॉइंट होंगे, या स्पेसिफिक लोन होगा या जनरल होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पास कर रहा हूं, बेटा फोकस कर भाई, 7 वाला तुझे नहीं बचा सकेगा 8 में। भाई क्या कर रहा है यार, ऐसे ना कर यार। आपने नोट किया 1 घंटा हो गया, मेरी कोशिश है कि मजाक का टाइम नहीं हमें मिलेगा। बहुत डिफरेंट क्लास है 8 की, पूरी जान भी मारेंगे फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। अब अगली दफा ना डिस्टर्ब करना। क्या बोल रहा था? हाँ, R2 में सारा R1 भी है, सारा इंट्रो भी है। ये क्या कर रहे हैं अंसारी, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। अभी 2 दिन के बाद एक पास पेपर करवाऊंगा, उसमें करेक्शन ऑफ एरर नोट आया हुआ है R2 के 2 अटेम्प्ट पहले। फर्क क्या है? R1 का टॉपिक R1 में 16 से 18 नंबर 14 नंबर का आ सकता है। R1 का हर टॉपिक R2 में 2 से 3 नंबर का आ सकता है। यानी कैश फ्लो भी आ सकता है, यानी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी आ सकता है, यानी EPS भी आ सकता है, PP भी आ सकता है, इम्पेयरमेंट भी आएगा, गवर्नमेंट ग्रांट भी आएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी आएगा, बोरिंग कॉस्ट भी आएगा। तो फिर जहन को क्या रखना है? अलाइव। किसके लिए? किसके लिए? R1 के लिए। जैसे हमारे खानदान के लोग पुरानी बातें नहीं भूलते, 10 साल बाद भी नई लड़ाई हो तो बातें पुरानी ही होती है, नहीं तो एक होती है। अब एक से कितनी देर लड़ाई चलेगी? तो वो पिछले मुर्दे, बंदा भी फौत हो चुका होता है, उसकी हड्डियां भी खत्म हो चुकी होती हैं, उसकी बात लेकर आते हैं, याद है फला दिन ये हुआ था। तो आपने खानदान वालों की ये आदत जरूर अडॉप्ट करनी है। जैसे वो पुरानी लड़ाइयां नहीं भूलते, आपने पुराने कॉन्सेप्ट नहीं भूलते। अब मुझे बताओ, स्पेसिफिक सारा याद है? उसमें इन्वेस्टमेंट इनकम याद है? उसमें सस्पेंशन याद है? ठीक है। इसी तरह जनरल में कैपिटलाइजेशन रेट होगा, कब निकाला, कितना निकाला, कब निकाला, किस रेट पर निकाला। इसलिए अक्सर मैं अपनी, कभी वैसे तो सोशल मीडिया पे नहीं आता हूँ, लेकिन कभी बात 1 आधे मिनट की हो तो ये ज़रूर कहता हूँ, जिस भी कॉलेज से इंट्रो पढ़ो, कोशिश करो उसी कॉलेज में R1 भी पढ़ो, उसी में R2 भी पढ़ो, उसी में CFAP भी पढ़ो। क्यों? क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी पुरानी चलती है तो पुराने टॉपिक उसी एंगल से रिवाइज होते हैं, अदरवाइज आप परेशान हो जाते हैं। मैंने नहीं कह रहा कि राइज में रुको, जहां हो वहीं पे रहो। ये जो बार बार किश्तियां बदलने का इंसान होता है ना, ये कामयाब नहीं होता, ये फिर ऐसे ही चलता रहता है। तो जिस भी कॉलेज में आप हैं, आपने वहां R1 पढ़ी है, मैं यहां बैठे आपको कह रहा हूं आप वहीं से R2 पढ़ें, उसी टीचर से पढ़ें अगर वो टीचर R2 पढ़ाता है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही पैटर्न पे चलता रहे। आगे आओ जी, चलें जी, कैलकुलेशन पे आ गए। क्या कहते हैं? अतीक लिमिटेड एक्वायर्ड्स न्यू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी भी एक इंटेंजिबल एसेट है, ऑल्दो लिस्ट में नजर नहीं आता। इसका दूसरा नाम फार्मूला होता है। क्या होता है? तो टेक्नोलॉजी लिखें, टेक्नोलॉजी फार्मूला, ये इंटेंजिबल एसेट है। कल मेरे बच्चों ने क्या दुआ करके आनी है? अहमद भाई लेट आए, हमें समोसे मिले और चाय। अस्तगफिरुल्लाह की क्या बात है मेरा बेटा, एक दफ़ा लेट आएगा, कोई 8-10 हज़ार लगेंगे तो पता चलेगा कि यार लेट आना क्या होता है। आपने दुआ करनी है मेरे बच्चों। हाँ, फजर के बाद, फजर की नमाज में कल यही दुआ करनी है। अच्छा, ये दुआ ना करना अल्लाह अंसारी लेट हो जाए,
ये दुआ नहीं करनी, बस अहमद के लिए दुआ करनी है। न्यू टेक्नोलॉजी क्या बन गया बेटा? इंटेंजिबल एसेट। अब बेटा क्वेश्चन में कहीं नहीं है तो इसका मतलब ये आइडेंटिफिएबल भी है, नॉन मॉनिटरी भी है और फिजिकल सब्सटेंस भी नहीं है। ये इंप्लाइड है कि तीनों कंडीशन मीट हो गई। डेट विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस इट्स एनर्जी कॉस्ट। आज एक और कॉन्सेप्ट ठीक कर लो, एसेट क्या होता है? जो फ्यूचर में फायदा दे, यही है। अब फायदे के दो मतलब होते हैं, या तो रेवेन्यू अप हो जाए या कॉस्ट डाउन हो जाए। इंट्रो में FR1 में याद करो, आना था नहीं आया तो एक्सपेंस, जाना था नहीं गया तो इनकम। याद करो, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम। अब डिस्काउंट अलाउड में गया तो कुछ नहीं है, जो आना था वो नहीं आया, और डिस्काउंट रिसीव्ड में कुछ आया नहीं है, जो जाना था वो नहीं गया। तो फिर साइड पे लिखें, एसेट के दो मतलब है, या रेवेन्यू को इंक्रीज करेगा या कॉस्ट को डिक्रीज करेगा। एसेट के दो मतलब है, या रेवेन्यू को इंक्रीज करेगा या कॉस्ट को डिक्रीज करेगा मेरे बच्चों। जी मेरे भाई क्या कह रहा है? डेट विल सिग्निफिकेंटली, बोलो जी, रिड्यूस एनर्जी कॉस्ट। अब बताओ एसेट है, क्या कर रहा है? कॉस्ट को कम कर रहा है। कॉस्ट इनकर्ड इंक्लूड कॉस्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जी भाई कैपिटलाइज करो, भाई कैपिटलाइज करो। जी सर कैपिटलाइज करें। ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइडेड, क्या करो? लेस करें सर अंसारी, लेस करें। ट्रेनिंग कोर्स फॉर स्टाफ इफ इन न्यू टेक्नोलॉजी, क्या करो? इग्नोर नहीं कहना बेटा, क्या कहोगे? एक्सपेंस करें सर, एक्सपेंस समझे। इनिशियल टेस्टिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी ऐड करें सर, कैपिटलाइज कीजिए प्लीज। लॉसेस इनकर्ड व्हाइल अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट शट डाउन ड्यूरिंग टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग। ऑपरेटिंग लॉसेस एक्सपेंस आउट करें, क्या करें? एक्सपेंस आउट करें। क्या मांग रहा है? कैलकुलेट द कॉस्ट दैट कैन बी, बोलें जी, बोलें भाई। 15 में से 2 गए 13, 13 में 20 जमा किए तो कितना हो गया? 13,20,000। अच्छा जी, अब मुझे बताएं जी रेवेन्यू एक्सपेंस कितना लिखूं? जीपी में से लेस फ्रॉम जीपी, लेस फ्रॉम जीपी। बोलें भाई, बोलें भाई। 70,000 और 30,000, ये दो फिगर हैं जो हमने जमा करनी है। कितनी बन गई? 1 लाख। अकेला तो नहीं हो, पक्की बात? किसने मांगी? मैंने तो नहीं मांगी, अहमद को दे दीजिए। एक दिन मैं पिछले सेशन में आया MFA की क्लास पढ़ाने, तो एक टीचर पहले से ही क्लास में बैठे हुए थे, 2 ऑफिस भाई उनके पीछे खड़े हुए थे, उनके एजाज में चाय पी रहे थे, आराम से अपने आस्थाने पे बैठे हुए थे। मैं तो पहले डर गया कि यार ये टीचर तो पहले से मौजूद है, मैं निकल जाऊँ। बाद में पता चला नहीं, अहमद भाई हैं। अपना लेवल उन्होंने मेंटेन किया हुआ सर, हम तो अपना लेवल नहीं मेंटेन कर सके, लेकिन अहमद भाई ने माशाल्लाह लेवल मेंटेन किया हुआ। आओ जी, अल्लाह के फजल से माशाल्लाह क्वेश्चन पे आ गए। ध्यान से पढ़ते हैं, आखिरी 15 मिनट है, ध्यान से पढ़ना है। क्या कह रहा है? कहते हैं 30 जून 2004 हबीब लिमिटेड डिस्कवर्ड दैट इट हैड बीन मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट इल्लीगली। क्या कर रहा है? इल्लीगली कर रहा है। क्या? कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है। सिंस दिस प्रोडक्ट हैपन टू अ पेटेंटेड प्रोडक्ट, लो भाई, किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए क्या लिया हुआ था? अच्छा, 2 बातें याद रखना। इंटेंजिबल एसेट यूज होगा तो हो सकता है टेंजिबल आइटम प्रोड्यूस हो, जैसे टेक्नोलॉजी है, फार्मूला है, प्रोडक्शन करने का कोई सॉफ्टवेयर है। तो जहन में रखिएगा, इंटेंजिबल एसेट इस्तेमाल हुआ, क्या किया? मैन्युफैक्चर किया, क्या? प्रोडक्ट टेंजिबल। इलीगली क्यों हो गया? पेटेंट किसी और के पास था,
और माशाल्लाह पाकिस्तान में तो ये चीज़ कसरत से पाई जाती है, कसरत से पाई जाती है। अल्लाह में हदायत दे, क्योंकि यहाँ कोई सिस्टम है ही नहीं बेटा। जब कोई सिस्टम ही नहीं होगा तो फिर ऐसे ही होगा जैसे इस वक्त हो रहा है। तो पाकिस्तान में पेटेंट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पेटेंट होना ना होना एक ही बराबर है, ठीक है। फॉर विच इट डिड नॉट हैव द नेसेसरी राइट्स, HL इमीडिएटली शट डाउन। कोई शरीफ आदमी था, क्योंकि ऊपर से डिस्कवर हुआ है, पुलिस नहीं आई है, डिस्कवर्ड हुआ है, उसे पता चला कि यार ये जो मैं बना रहा हूँ ये मुझे नहीं बनाना चाहिए, कोई और पार्टी तो इसके लिए क्या ले चुकी है, पेटेंट ले चुकी है। HL immediately shut down its factory and hired a firm of lawyers to act on its behalf in the acquisition of the necessary right to manufacture this. What do you mean by necessary rights? लाइसेंस, पेटेंट ले लो, कोई इजाजत ले लो, परमिशन ले लो। इसका मतलब क्या खरीदना चाहता हूं भाई, क्या खरीदना चाहता हूं? इंटेंजिबल एसेट। लिख लें, राइट भी इंटेंजिबल एसेट होता है। किसी चीज का राइट लेना इंटेंजिबल एसेट है। माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट अब ये काम भी कर रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत हाइब्रिड हो गया यार, बहुत हाइब्रिड हो गया। ऐसे ऐसे काम कर रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट के, इंसान की सोच नहीं रहती। इसकी रीजन सुन लो एक मिनट, क्योंकि आगे आपने आर्टिकल्स में जाना। अब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी आहिस्ता आहिस्ता देना शुरू करूंगा इंशाल्लाह। चार्टर्ड अकाउंटेंट ना बिजनेस वालों की बुक्स में बहुत ज्यादा रिलायबल पर्सनैलिटी है। बिजनेस ने टैक्स की डील करनी होती है ना, तो कभी टैक्स डिपार्टमेंट वालों से डायरेक्ट नहीं करता, दरमियान में कौन होता है? अच्छा, टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी बिजनेस के साथ डायरेक्ट नहीं होते। अजीब, अल्लाह पाक ने हमें ना ये इज्जत दी हुई है। अल्लाह करे ये इज्जतें हमारी कायम रहे, ये इज्जतें हमारी कायम रहे। बिजनेस वाले भी किसी की नहीं सुनते, वो कहते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कहेगा मैं वो कर लूंगा। और टैक्स वाले भी किसी की नहीं सुनते, वो कहते हैं बिजनेस तुम जाओ भाई, किसे भेजो? अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को भेजो। लेकिन ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का ना दिल बहुत बड़ा होता है, हौसला बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इसके सीने के अंदर बहुत से राज होते हैं, बहुत से राज होते हैं। और अगर ये राजों को बाहर निकालना शुरू कर दे तो इसकी अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो जब आर्टिकल्स पे जाओगे तो क्या रखना? हाँ, राज को राज रखना। ये नहीं इधर कंपनी की बात पता चली शाम में स्टेटस लगा रहे हो, आज कंपनी में ये हुआ है भाईजान, किसी को बताइएगा मत, मैंने प्राइवेसी लगाई हुई है स्टेटस पे, ठीक है। तो ये चीजें आपने करनी है नहीं, आपने कॉन्फिडेंशियल रखनी है इंफॉर्मेशन को। प्रोफेशनल एथिक्स इसमें R2 में है, सारे पढ़ेंगे हम, उनको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना है इंशाल्लाह। और अभी से सीखना शुरू करें इंशाल्लाह। उम्मीद है अगली जो अटैम्प्ट होगी वो आपकी आर्टिकल्स में नहीं होगी, बल्कि आप ये क्वालिफाइंग अटैम्प्ट दे रहे हैं। मेरे ख्याल में ज़्यादातर बच्चे, कितने बच्चों की क्वालिफाइंग अटैम्प्ट है? सर आपके बिछड़े तो C-FAB में मिले इंशाल्लाह, अल्लाह पाक कामयाब करे। लीगल फ़ी, बच्चियों बातें नहीं मेरा बेटा, लीगल फ़ी कितनी दी है? अब जाकर बताएं मुझे, लीगल फ़ी इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में ऐड होती है, लेस होती है, इग्नोर होती है? ऐड होती है। तो ये क्या है? कैपिटलाइजेशन। ये क्या है? क्या खरीदने जा रहा हूं? राइट खरीदने जा रहा हूं। राइट को खरीदने में खर्चे जो होंगे वो देखने हैं। द लीगल प्रोसेस वॉज फाइनलाइज ऑन 31 जुलाई 4 HL वॉज देन रिक्वायर्ड टू पे 8 लाख टू परचेज द, कितने पैसे हैं? इंक्लूडिंग 80,000 एज रिफंडेबल टैक्सेस। इंक्लूडिंग का मतलब रहने दूं शामिल? क्यों ना रहने दूं? 8 लाख में से कितना माइनस करूं? कितना बचा? 7 लाख। इसका मतलब जिससे राइट खरीदना हूं उसे दूंगा 7,20,000, लॉयर्स को दूंगा, ये लीगल फी आ गई जो गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ फीस लगाई हुई है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई 4 फैक्ट्री वाज शट डाउन। जुलाई में हमने काम नहीं किया, हम ईमानदार लोग थे अल्लाह के फजल से, और हमने जब हमें पता चला कि इसका पेटेंट हमारे पास नहीं है तो हमने वो काम करना छोड़ दिया, और हम अब उस राइट को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरहेड कॉस्ट, व्हाट डू मीन बाय ओवरहेड? ओवरहेड का मतलब है एक्सपेंस। भाई R1 में भी बताया था, कॉस्ट में भी बताया होगा टीचर ने, मैंने भी बताया था। ओवरहेड मीन एक्सपेंस, लिखें ओवरहेड मीन एक्सपेंस। ओवरहेड मीन एक्सपेंस।
आराम आराम से बेटा। सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर वाज लॉस ड्यू टू शटडाउन। जाओ जी FAR 1 में जाओ, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स में जाकर बताओ, अगर किसी एसेट से मिलने वाले प्रोडक्ट या मिलने वाला रेवेन्यू कम हो जाए तो ये इंडिकेशन है किसकी? इम्पेयरमेंट। किसकी? अब सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर लॉस हो गया। चल टोटल सेल्स ओवर अगस्त एंड सितंबर वाज 20,000 और एक्सपेंसेस हो गए 50,000, लॉस हुआ। कौन सा लॉस है? ऑपरेटिंग लॉस। कौन सा लॉस है? अब जाके बताओ मुझे, ऑपरेटिंग लॉस एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है? नहीं होता। क्या करोगे? इग्नोर, एक्सपेंस करोगे। ये ना क्या करो एक्सपेंस आउट करोगे, क्योंकि लॉस एक्सपेंस नहीं होता। लॉस तो एक रिजल्टेंट फिगर है। क्या है? बस जाकर कैपिटल में से लेस हो जाएगा, जाकर कैपिटल में से। तो फिर इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में ऑपरेटिंग लॉस ऐड नहीं होता, इग्नोर होगा। टू इंक्रीज मार्केट शेयर, क्या कह रहा है? टू इंक्रीज मार्केट शेयर। जाओ FR 1 में इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम मार्केट शेयर इंक्रीज करने के लिए एडवर्टीजमेंट किया करते थे। क्या करते थे भाई? किया करते थे। अब आ जाए, टू इंक्रीज मार्केट शेयर HL स्पेंड एन एक्स्ट्रा 25,000 एग्रेसिवली मार्केटिंग एड्स। कौन सी कॉस्ट है? एडवर्टीजमेंट। अब मुझे बताओ, अभी पढ़ाकर आया हूं, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में कभी शामिल नहीं होती। तो इस 25,000 को क्या करेंगे? एक्सपेंस आउट करेंगे, GP में से आगे आए। दिस मार्केटिंग कैंपेन वाज सक्सेसफुल रिजल्टिंग इन सेल्स रिटर्निंग टू प्रॉफिटेबल लेवल इन अक्टूबर। अब सक्सेसफुल होने का मतलब है मुझे इससे फ्यूचर में फायदा हुआ, लेकिन IAS 38 कहता है एडवर्टीजमेंट कैंपेन आपने कर ली लेकिन कभी इसे कैपिटलाइज नहीं कर सकते, हालांकि आपको इससे फ्यूचर में क्या मिल रहा है? फायदा मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। अब पॉइंट क्या बना? क्या 40,000, सॉरी ऊपर जाएं, लीगल कॉस्ट 50,000 कैपिटलाइज होगी, 7,20,000 कैपिटलाइज होगी, ओवरहेड कॉस्ट 40,000 क्या होगा? एक्सपेंस होगा, ऑपरेटिंग लॉस इग्नोर होगा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होगा, कैपिटलाइज नहीं होगा। डिस्कस विच ऑफ द अबव कॉस्ट रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ पेटेंट कैन बी। बोलें जी, कितनी कॉस्ट हो गई जी? एक 50,000 और एक बोलें भाई 50,000 और दूसरा 7 लाख, टोटल कितना हो गया? तो कैपिटलाइज कितना हुआ? 7 लाख। अच्छा, अगर यही वो पूछे भाई एक्सपेंस आउट कितना करो? एक्सपेंस आउट, एक्सपेंस बताएं भाई, एक्सपेंस बोलें भाई, एक्सपेंस 40,000 ये एक्सपेंस होगा और 25,000 ये एक्सपेंस होगा। ऑपरेटिंग लॉस कोई खर्चा नहीं है, ये रिजल्टेंट फिगर है। अक्सर बच्चे रट्टे में बोल देते हैं एक्सपेंस आउट करेंगे, तो लिख लो ऑपरेटिंग लॉस का एक्सपेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, ये रिजल्टेंट फिगर है। क्या है? रिजल्टेंट फिगर है ये। ओके हो गया। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन आए और आपने डिसाइड करना हो कि किस आइटम को इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में शामिल करना है, किसको नहीं करना, तो मैनेज कर लोगे? आगे आओ, 5 मिनट हैं अभी। इंसान बनो बेटा, इंसान बुरी बात, इंसान जो होते हैं वो ऐसी हरकतें नहीं करते। हाँ मेरा बच्चा, क्या बनना है? इंसान। वो अलहदा बात है, लेट हो गए हो। हाँ, R2 में आके इंसान बन रहे हो। अहमद भाई उठ के जाना नहीं है, बस एक जगह बैठ जाना है, तो फिर उठना नहीं है, ठीक है? कल से नहीं बेटा, रिक्वेस्ट है आपसे। अ कंपनी अक्वायर्ड अ सॉफ्टवेयर। क्या अक्वायर किया भाई? सॉफ्टवेयर। टेंजिबल इंटेंजिबल? विद द फॉलोइंग डिटेल। ये क्या? इंक्लूडिंग
अब मेरे बच्चों मुझे बताओ इंक्लूडिंग का मतलब, अहमद बड़ी दिल से दुआएं निकल रही हैं तेरे लिए, अल्लाह तुझे सारी लगा दे इंशाल्लाह, दुनिया तेरे अरूज को देखे, दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाल्लाह, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे। लेकिन आना सारे चाहिए बेटा, हाँ उसमें वो कंडीशन वैसे ही है। इंक्लूड का मतलब शामिल है। अब जरा इंट्रो FR1 में जाओ, चले भाईजान इतनी जल्दी नहीं जाना, आप ऐसे भी ना करें भाईजान। अब मुझे बताएं, एक चीज थी 100 रुपए की, क्या थी? जब उसमें टैक्स ऐड हुआ 15 का तो वो बन गई 100। जहां खड़े हो, अब ये नहीं कहना जहां खड़े हो सारी बह जा आराम ना, जहां खड़े हो, जहां जाना है। रिफंडेबल टैक्स का दूसरा नाम बोलो, एडजस्टेबल टैक्स, तीसरा नाम, चौथा नाम सिखाया हुआ है रिक्लेमेबल टैक्स। 4 नाम बताए थे, रिफंडेबल, एडजस्टेबल, रिकवरेबल, रिक्लेमेबल। अच्छा मजे की बात सुनो, R2 में तुमने फीस ऐसी ही दी है, नई बातें कम ही आएंगी। रिफंडेबल, रिक्लेमेबल, एडजस्टेबल, रिकवरेबल। अब 1,15,500 क्या है? 115। अब क्या करो, 115 से इसे 115,500 डिवाइडेड बाय 115 ज़रब 100, बोले 100,435। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट को क्या करूं? एक्सपेंस आउट करो, क्या करो? एक्सपेंस आउट करो। कंसल्टेंसी चार्जेस फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या करो? कैपिटलाइज करो, क्या करो? कैपिटलाइज करो। ठंडी करके खा बेटा, ठंडी करके खा मेरे बेटा। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, कितना हुआ? 1,00,435 हो गया। और कंसल्टेंसी टोटल बोलो कितना बना? 105,435। इन दोनों को क्या किया है? प्लस किया है। किसकी कॉस्ट बन गई? सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बन गई। कल इंशाल्लाह यहीं से आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।